सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लगातार आपके मैथ विषय का मैं तैयारी करा रहा हूं और यहाँ पे डेली हम 20 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करते हैं। जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे हर एक चैप्टर से डिस्कस करते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वह बेहतरीन हो पाए और आप जब एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो बहुत ही अच्छे ढंग से और कम समय में सभी प्रश्नों को आप कर ले जाओ। तो इसी क्रम में आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो आज की क्लास है इसी लेकर के। और इससे पहले आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास का लाभ ले पाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है। अब देखिए, एक संख्या है 9361, इसको कौन 19 विभाजित कर सकता है, 17, 13 या 11। तो 11 का देखिए हमारे पास होता है चेक करने के लिए ऑप्शन जो सम स्थान पे है। सम स्थान पे मतलब ये दूसरे और चौथे स्थान पे हैं, इनका योग आप कर लीजिए तो ये जाएगा 15। और जो विषम स्थान पे हैं 3 और 1, इनका योग आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक, अब इनके योग का अंतर हम ले लेते हैं। जो सम स्थान पे संख्याएं हैं और जो विषम स्थान पे संख्याएं हैं, इनके योग का अंतर आप लोगे तो देखिए कितना आ रहा है 11, और 11 से पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर यह रूल आपको नहीं पता है तब भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 अट्ठे 88 और बचेगा 5, और 11 पच्चे 55 और 1 बचेगा और 11, 851 बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। अब देखिए, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा यानी कि लोवेस्ट, सार्वगुणज मतलब कॉमन मल्टीपल, तो ये क्या हो गया, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, यही होता है सबसे छोटा सार्वगुणज। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 36 और 60 का एलसीएम निकाल लेना। 36 और 60 का एलसीएम आप निकालोगे मतलब सबसे छोटा इनका जो गुणज आ जाएगा, जो इन दोनों संख्याओं से कटेगा, इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा कितना है, 180 मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसमें भाग जा रहा है, अब 180 लिख लीजिए, इसमें भाग जा रहा है किससे, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। 18 और 45 का, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, यानी कि मासा निकालना है। यहाँ पे लासा हमने निकालना था, यहाँ पे हमको निकालना है मासा। ठीक, हाईएस्ट का मतलब महत्तम और कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया समापवर्तक। ठीक, तो इस तरीके से 18 और 45 का हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 18 45 का आ जाएगा 9। ठीक, तो 180 भागा 9 हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 के बराबर। 180 में भाग देंगे 9 से तो आ जाएगा 20, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो भिन्न है शुरू में वह कितना है, x/y है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न में कंडीशन क्या आपसे बोल रहा है कि अंश को 20% बढ़ाया जा रहा है। तो किसी संख्या को 20% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 100
-20/100 से गुणा आप कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा 20% कम करना है यहाँ पे, तो 100 - 20/100 से गुणा कर दीजिए, और बटे में है y जिसे 10% बढ़ाना है, तो ये 100 धन 10 और बटे में 100, ठीक। और इसको बराबर दिखा रहा है ये 16/55 के, 16/55 के, ठीक। तो अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 80x/100 बटे 110y/100, ठीक। तो अब इसके बाद देखिए 100 जो हर में है वो काट सकते हैं हम लोग, 100 काट दीजिए, और उसके बाद देखिए 0 0 कट जाएगा, और 8/11y बराबर हो जाएगा 16/55। यहाँ से लिख सकते हैं 8x/11y बराबर 16/55, कॉमा, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, या फिर जो x/y को एक तरफ रखिए क्योंकि भिन्न का मान हमको निकालना है, और बाकी चीजों को आप एक तरफ कर दीजिए। तो बटे में 11 था, ये इधर आके गुणे में हो जाएगा, और इधर अंश में 8 गुणे में था, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। अब देखिए 11 से 55 को काटिए, 5 बार में कट जाएगा, और 8 से 16 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, और वैल्यू कितनी बच गई, 2/5। इधर देखिए x/y है और इधर 2/5 है, तो भिन्न की जो वैल्यू आ जाएगी, x/y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/5। यही हमको निकालना था भिन्न का मान, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, 0.4 का 5% है, 0.4 का 5%, यही हमको निकाल के बताना है। तो 0.4 का मतलब गुणा, और 5 और प्रतिशत चिन्ह हमको हटाना है क्योंकि हमको मान दिखाना है, तो प्रतिशत चिन्ह जहां हटाते हैं वहां क्या लिखते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब 5 से काटिए, 20 बार में कट जाएगा 100, और ये हो जाएगा 0.4/20। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0.04/2, ठीक है। यहाँ से एक 0 से भाग दिया तो 0.1 का स्थान खिसक जाएगा, फिर अब 2 से काट दीजिए, तो कितना कट जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 0.02। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.02। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, 100 संतरे 400 में खरीदे गए तथा 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है। अब 100 संतरे जो हैं, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए हैं, यानी कि एक संतरा 400/100, यानी कि 4 रुपए में एक संतरा खरीदा गया है। अब देखिए बेचा कितने जा रहा है, 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है, यानी कि 60/12, यानी कि 12×25 = 60, तो 5 रुपए के हिसाब से एक संतरा बेचा जा रहा है, ठीक है। एक संतरा अगर ऐसे निकाल लें हम, तो 5 रुपए का एक बेचा जा रहा है, और 100 संतरे हैं, और एक संतरे के पीछे कितना फायदा हो रहा है, 5 - 4, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि एक संतरा 4 रुपए में खरीदा गया है और 5 रुपए में बेचा जा रहा है। एक संतरे के पीछे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 100 संतरों के पीछे कितना फायदा होगा, 100 रुपए का, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ आपको बताना है, ठीक। लाभ जो हो गया वह 100 रुपए का हो जाएगा, आपको पता है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 बटे कितना, जितना लागत लगा है, लागत कितना लगा है, 400 रुपए, और गुणे 100, और प्रतिशत चिन्ह, 0 से 0 कट जाएगा सारा, और 4 से 100 में भाग जाएगा 25, तो आ जाएगा कितना, 25%। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 25% का लाभ होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपए छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 जमा किए, वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी,
यहाँ देखिए प्रश्न में छूट गया है, एक सही 1/2 वर्ष बाद, एक सही 1/2 वर्ष बाद यानी कि 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस की दी गई कुल धनराशि होगी। अब देखिए किसान को क्या मिल रहा है, किसान को 1 रुपए पर 10 पैसे छमाही ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यहां से देखिए रुपए 1 पर 6 माह में 10 पैसे ब्याज मिल रहा है, 10 पैसे ब्याज, 10 पैसे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 200 रुपए पे कितना मिलेगा, 200 रुपए पर 6 माह में ब्याज जो मिलेगा वह मिलेगा 10 पैसे गुणे 200, 10 पैसे गुणे 200 यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 पैसे। ठीक, 2000 पैसे हो गया। अब 2000 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 100 पैसे यानी कि इसे कितना लिख सकते हैं, 20 रुपए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक छमाही में 20 रुपए मिल रहा है, तो 1.5 साल में कितनी छमाहियां होंगी, 3 छमाही होगा। ठीक, 3 छमाही होगा, तो 3 छमाही में कितना मिलेगा, 3 गुणे 20 यानी कि 60 रुपए, और उसने जमा किए थे 200 रुपए, अब उसे 1.5 साल बाद कितना मिलेगा, 200 और प्लस ब्याज, ब्याज कितना हो रहा है 60 रुपए का, तो ये 260 रुपए मिलेगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 260, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। देखिए 4 और 2/3, तो 4-2/3 समकोणों में, 4-2/3 समकोणों में, और समकोण का मतलब कितना होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो 4×3 = 12, 2 14/3 और गुणे 90, 3 से काटिए, ये हो जाएगा 30, और 14 का गुणा होगा 30 में, तो 14×3 कितना हो जाएगा 42 और 0, तो कितना आ जाएगा 420 डिग्री। ऑप्शन ए जो हो जाएगा 420 डिग्री, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है यह बताना है। अब देखिए 3 घंटे 14 मिनट, तो 3 घंटे में हो गया 180 मिनट, और 14 मिनट 194 मिनट, तो ये सही है। और इसके बाद देखिए 2 किलोग्राम और 30 ग्राम, 2 किलोग्राम में हो गया 2000 ग्राम, और 30 ग्राम 2030 ग्राम, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, अब 3 लीटर में होते हैं 3000 मिलीलीटर, और 80 मिलीलीटर, ये कितना मिलके बनेंगे, ये बनेगा 3080 मिलीलीटर, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है 380 मिलीलीटर, तो ये गलत है, यानी कि ये सही नहीं है, और यही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन डी में भी जो लिखा गया है वह सही लिखा गया है, हमको गलत ऑप्शन चूज करना था जिसमें गलत लिखा हो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न संख्या 9 है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी है, 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक आयताकार बक्से की जो साइज है वह इतनी है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और हमें पैक करना है 6240 सेंटीमीटर घनों को। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, एक वॉल्यूम है जिसे हमें पैक करना है, ठीक है, जैसे 6240 जो वॉल्यूम है इसको हमें पैक करना है, और हमारे पास बक्सों की जो साइज है, बक्सों में जो घनों की साइज है वह कितनी है, 10 × 8 × 6, 10 × 8 × 6 है। ठीक, तो अब एक बक्से में कितना आएगा ये हम देख लेते हैं, तो वह आएगा 10 × 8 × 6 यानी कि 80 × 6, 80 × 6, ये कितना हो जाएगा 80 × 6 480, एक बक्से में आएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसके बाद वॉल्यूम देखिए 480
सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 480 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, ये वॉल्यूम हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, तो अब संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम है उसको हमको डिवाइड करना है, अलग अलग बक्सों में रखना है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है 6240, इसको हम डिवाइड कर देंगे जितना बक्से में आ सकता है एक बक्से में। ठीक है, तो शून्य से शून्य कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए, 4 से काटिए तो 4 और 2, फिर 6 को काटेंगे तो 1 और हासिल लगेगा 2, और ये हो जाएगा 22। अब 22 और 5 बार जाएगा, फिर उसके बाद देखिए 2 बचेगा और 6 बार जाएगा। ठीक, 156/12 ये आ जा रहा है। फिर 12 से देखिए काटिए तो 12 एकन्नम 12 और 12 तिया 36, तो 13 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी 13 बार में 13 बक्से अगर हूं तो इस वॉल्यूम को हम पूरा पूरा भर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो घनों की बात की जा रही है जिसके आयतनों में अनुपात है। मान लेते हैं पहला जो घन है उसकी भुजा A1 है और उसका जो आयतन होगा A1 क्यूब होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा घन है A2 और उसका जो घन का आयतन होगा वह A2 क्यूब होगा, जिसका मान दिया गया है, जो अनुपात दिया गया है 27:64। अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक, तो 27/64 दिया गया है, यही हमको दिया गया दो घनों का। और पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हमें दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। तो देखिए आयतनों का अनुपात हो गया, यानी कि इसे कितना लिख सकते हैं हम, A1/A2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इसे देखिए कितना लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। और इसको 3/4 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। और यहां से अगर क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ तो A1/A2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है A1²/A2²। ठीक है, और इन्हीं को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दें, इसी का मान हमको निकालना है। 6A1²/6A2², यही हो जाएगा दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी कि इसे हम कितना और लिख सकते हैं, देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। इसका मान हमको निकालना है। और A1/A2 आपको पता है 3/4 है, यहाँ अभी हमने निकाला था। ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9/16। ऑप्शन सी जो हो गया यहाँ पे यह सही हो गया, 9:16। तो दोनों घनों के पृष्ठों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा वह 9:16 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का दोगुना किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे एक आयत और एक वर्ग की बात की जा रही है। आयत और वर्ग का जो परिमाप है वह बराबर है। ठीक, वर्ग का परिमाप बता दिया है 96 सेंटीमीटर है और आयत की जो चौड़ाई है वह वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तब पूछा जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप जो है वह किसके बराबर है, 96 के। और वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा अगर हमको निकालनी है तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, जो कि बराबर है 96 के। और भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 96/4 यानी कि 24। तो भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा जो आ गई वह 24 आ गई। अब आयत के चौड़ाई और वर्ग के भुजा में संबंध दिया गया है। जो आयत की
चौड़ाई की अगर हम बात करें, आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा से 4 कम है। यहाँ पे लिखा गया है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो 24 में से 4 घटा देंगे, वर्ग की भुजा है 24, तो यहाँ पे आयत की जो चौड़ाई मिल जाएगी वह 20 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, अब हमें देखिए ओवरऑल निकालना है आयत के क्षेत्रफल का दूना। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, और यहाँ पे आयत की चौड़ाई हमको मिल चुकी है, अब आयत की लंबाई हमको चाहिए। तो आयत का परिमाप हमको पता है, वहां से हम लोग आयत का लंबाई निकाल लेंगे। अब देखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, और वर्ग का परिमाप 96 है, तो आयत का भी परिमाप कितना हो जाएगा 96। 96 बराबर 2 गुणे लंबाई धन 40। तो फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई बराबर 40 घट जाएगा 96 में से, तो कितना बच जाएगा 56, और लंबाई कितना आ जाएगा 56/2 यानी कि 28, लंबाई 28 आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया आयत का, तो ये आ जाएगा 20 गुणे 28, चौड़ाई गुणे लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे पूछा है आयत के क्षेत्रफल का दूना किसके बराबर है, तो इसमें 560 गुणे 2 कर दीजिए, 560 गुणे 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1120। ठीक है, तो 1120 ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, किस चीज में मदद करती हैं, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। जो पहेलियां होती हैं वह किसमें मदद करती हैं, वह समस्या को सुलझाने के कौशल को परखने में मदद करती हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया है 15 और 3 के से गुणा किस प्रकार करेंगे, कोई दो संख्याएं लिखिए जिसका गुणा 45 हो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, या 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे खुले अंत वाला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यह है कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। अब इसमें क्या होता है, खुले अंत वाले प्रश्न में आप कई विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कई विधियों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 15 और 3 का जो गुणा है वह कई विधियों से सॉल्व किया जा सकता है। 15 को आप 3 बार जोड़ सकते हैं, 15 का गुणा 3 में कर सकते हैं, और इसी तरीके से 15 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी विधियां जो हैं ये इसे सॉल्व कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये खुले अंत वाला प्रश्न है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न संख्या 14 है, एक शिक्षिका गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, गणितीय शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, या एक निश्चित प्रकार की सोच या तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो एक शिक्षिका जो है वह गणित के संप्रयोग को सिखाने के लिए बच्चों को उनके व्यवहारिक क्षमताओं का प्रयोग कर रही है, उनको चर्चा में शामिल कर रही है। ठीक है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, चाहे वह जोड़ पढ़ा रही है बच्चों को, तो सभी से पूछ रही है कि हाँ मेरे इस हाथ में 2 बॉल हैं, इस हाथ में 3 बॉल हैं, तो कुल कितनी बॉल हुई। इस तरीके से वह चर्चा में शामिल कर रही है। तो वह क्या करने का प्रयास कर रही है, देखिए यहाँ पे जो शिक्षिका प्रयास कर रही है वह एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए
वह इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग कर रही हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतन है। देखिए ऑप्शन ए है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, ऑप्शन बी है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, या गणित संबंधी तथ्यों के समधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। कौन सी विशेषता? देखिए कक्षा 5 में एक शिक्षिका पढ़ा रही है, उसकी एक स्टूडेंट है शैलजा, और शैलजा से टीचर कहती हैं कि इस क्वेश्चन को हल करो और अपने शब्दों में बताओ। शैलजा क्वेश्चन तो हल कर ले रही है, आकृति का परिमाप तो बता दे रही है, कॉपी पे सॉल्व करके सही कर रही है, लेकिन वह अपने मुंह से नहीं बता पा रही है कि हाँ इस तरीके से हमने परिमाप को निकाला है। तो यह शैलजा की किस विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है यह आपको बताना है। कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, या परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, या निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, या निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो यहाँ पे देखिए ये सही होगा कि इसका निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है, मतलब इसको जो कॉन्सेप्ट इसने समझा उसको भाषा में बताने में यह कम प्रवीण है, निम्न स्तरीय है, और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वह इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने केक के टुकड़े हैं, इसका कारण है। अब देखिए अगर आप लोग समझ पा रहे हो इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं वह 1/2 में भाग दे ले रहे हैं 1/3 से, लेकिन वह आधे केक में कितने केक के टुकड़े 1/3 हैं। ठीक है, आधे केक में कितने केक के टुकड़े 1/3 हैं यह बताना है। ठीक, अब अगर आप समझ पा रहे हो तो दोनों जो प्रॉब्लम है वह एक ही है, चाहे आप आधे में भाग दे रहे हो 1/3 का, चाहे आप आधे में भाग दे रहे हो 1/3 का, या आधे केक में कितने 1/3 केक हैं यह आप निकाल रहे हो, दोनों प्रॉब्लम सेम है। तो लेकिन यह चीज बच्चे कक्षा 5 के विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए लिखा है, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने केक के टुकड़े 1/3 हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, या भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। भिन्नों की संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वह यही आपका देखिए बिल्कुल सटीक लग रहा है। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन सी जो है, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुलना को समझने के योग्य नहीं है, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। तो देखिए यहाँ पे जो
इस समस्या का कारण है वह भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और बिना भाषा के सहायता की पढ़ाई गई हैं। अगर यहीं पे बच्चों को बताया गया होता कि अगर 8 कोई संख्या है और इसे 2 भाग में बांटना है तो हम 2 से भाग करते हैं, 8 भागा 2 लिखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई संख्या 9 है उसे 3 भागों में बांटना है तो उससे हम 3 से भाग करते हैं। इसी तरीके से अगर आधा केक है और उसमें देखना है कि 1/3 के कितने हिस्से होंगे तो हम 1/3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यही नहीं बताया गया भाषा की सहायता से, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या इनमें से कोई नहीं? तो उपलब्धि परीक्षण में और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सारी नेगेटिव संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो पहले आप सभी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 त्रिक 6, 6 चौक 24 और 24 पच्चे 120 और 120 का गुणा होगा 6 में, 12 छक 72, 720 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं नेगेटिव हैं, सभी संख्याएं नेगेटिव हैं और कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, 5 बार नेगेटिव का गुणा हो रहा है, ऑड बार तो नेगेटिव में ही आएगा, तो -720 ये सही होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं नीचे दी गई हैं। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बक्सों का प्रयोग होगा? पहले या दूसरे का, दूसरे या तीसरे का, दूसरे या चौथे का, या पहले या दूसरे का? अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 4 बक्से आपको दिए गए हैं, ठीक है, और एक आयतन दिया गया है जो आपको किसी 2 बक्से में फिट करना है। किसी 2 बक्से में फिट करना है, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ऑप्शन से पता चल रहा है। ऑप्शन में देखिए दिया है पहला एवं दूसरा, या दूसरा या तीसरा, दूसरा या चौथा, इसी प्रकार से पहला और तीसरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको देखना है। यह देखने के लिए आप क्या करेंगे? यह देखने के लिए आप सभी के आयतन निकालेंगे। ठीक है, चारों घनाभाकार जो बक्से हैं चारों का आयतन आप निकाल लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके यह जो होगा आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब एक कॉलम यहाँ पे इस तरीके से आप क्या आयतन का भी बना सकते हैं। ठीक है, आयतन का आप बना लेंगे तो पहले बक्से का जो आयतन आप निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह आ जाएगा 20 में गुणा होगा 25 का, 500 और 500 का गुणा होगा 18 में, तो ये आ जाएगा 9000। ये आ जाएगा 9000। और इसके बाद इसी तरीके से दूसरा आप निकालेंगे तो 20 20 400 और 400 का गुणा होगा 23 में, 9200। और इसके बाद आप 20 22 और 21 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9240। और इसके बाद लास्ट में आप गुणा करेंगे 24 20 और 19 का, तो ये आ जाएगा 9120, 9120। अब जिन 2 सभी ऑप्शंस में पहले और दूसरे आयतन को आप जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। पहले और दूसरे आयतन को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 18,200। ठीक, जबकि हमको चाहिए 18,440। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे को हम जोड़ेंगे, दूसरे और तीसरे को, दूसरा है 9200 और तीसरा है 9240, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18,440 मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों बॉक्सेस का हम यूज करेंगे लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से
सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे आपने हल कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको लग रही हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली क्लासेस में वो सारी चीजें मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर लूं। अब यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है, कम से कम 5 खास मित्रों में आपको शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से तैयारी कर पाएं और लाभ उठा पाएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और अपने सवाल और सुझाव आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सभी क्लासेस मैंने आपको ले ली हैं चैप्टर वाइज, सभी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से डेली मैं वीडियो आपके लिए लेके आता ही हूँ। तो आप लोग बने रहिए चैनल से और देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।